मरकजी काबिना की आज मीटिंग है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस मीटिंग की सदारत करेंगे। मीटिंग में मुख्तलिफ वजारतों के जरिए चलाए प्रोजेक्टों का जायजा लिया जाएगा। ख्याल रहे कि कल मरकजी वजारती काउंसिल की मीटिंग हुई थी। 7 जुलाई को हुई काबीना में रद्दोबदल के बाद वजारती काउंसिल की ये चौथी मीटिंग थी। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, मरकज की मीटिंग होने जा रही है वज़ीर आज़म की सदारत में। बिल्कुल, आज 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में। और जिस बात का जिक्र कर रही थी, कल ही चिंतन बैठक हुई थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई थी, जिसमें 2 मंत्रियों ने प्रेजेंटेशन भी दिया था सरकार के कामकाज को लेकर। आज कोई फाइनेंस के मसले पर एक बड़ा फैसला हो सकता है और जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि किसानों को लेकर के और पीएलआई स्कीम जो लगातार सरकार कई सेक्टरों में दे रही है, उस पर आज की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। बिल्कुल, और इससे पहले भी मीटिंग चली है, चौथी मीटिंग भी जो है कि कल हुई है, तो ऐसे में मीटिंगों का दौर अनूप जारी है। बिल्कुल, देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जो मंत्रालय है उसके कामकाज को और धारदार बनाया जाए, उसको लेकर लगातार वो बैठक कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कल भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, काफी महत्वपूर्ण बैठक थी। और लगातार हमने देखा है कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होती है तब मंत्रालय की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया जाता है कि उनके मंत्रालय में किस तरह के कामकाज हो रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि सरकार जो है वो लगातार एक तरह से अपने कामकाज की समीक्षा कर रही है। लेकिन देखिए, कल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक हुई थी, आज कैबिनेट की बैठक है जिसमें कई फैसले किए जा सकते हैं। बिल्कुल अनूप, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मगरबी बंगाल के बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगाया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भवानीपुर ज़िमनी इंतखाब में 1% भी आज़ादाना और मुनसिफाना वोटिंग की उम्मीद नहीं है। वहां वोटर्स को घरों से निकलने की इजाज़त नहीं होगी। वाज़ेह कि कल भवानीपुर में ज़िमनी इंतखाब है जिसमें ममता बनर्जी और प्रियंका टेब्रीवाल का बराह रास्त मुकाबला होगा। बंगाल में चुनाव निष्पक्ष हो, इसकी बिल्कुल 1% भी संभावना नहीं है। इसलिए दिलीप दा ने जो बोला है वो इसीलिए बोला है कि वहाँ पर चुनाव निष्पक्ष होंगे ही नहीं। वहाँ पोलिंग बूथ पर कब्जे होंगे, वहाँ मतदाताओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और वहाँ एक तरीके से चुनाव पे कब्जा होगा। वहाँ चुनाव नहीं होगा, एक तरीके से कब्जा होगा चुनाव। सीएम योगी आज मिशन शक्ति फेज 3 के तहत निर्भया एक पहल का मुहिम का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम के तहत 75,000 खवातीन में स्किल डेवलपमेंट के तहत बेदारी, एंटरप्रेन्योरशिप हेल्पलाइन और वेबसाइट लॉन्च करेंगे। लोक भवन में इस प्रोग्राम का इनेकाद होगा। सीएम योगी इस मौके पर 75 अजला में ओडीओपी के तहत तरक्याती कामों का अहाता करेंगे और खिताब करेंगे। आज सीएम योगी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करेंगे और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। इस मौके पर सीएम योगी रियासत के अवाम से खिताब भी करेंगे। वाज़ेह है कि सीएम योगी रियासत में तरक्याती कामों में हमजहत जुटे हुए हैं और यूपी के सभी अजला में हुकूमत के तरक्याती कामों का जायजा ले रहे हैं। गुजरात में भारी बारिश के बाद कई अजला में नदियां उफान पर हैं। अंबिका, पूर्णा, गीरा नदियों के सतह-ए-आब में जबरदस्त इजाफा दर्ज किया गया है। नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में सैलाब की सूरत पैदा कर रहे हैं। गुजरात के डांग, सापुतारा और भरूच के इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो चुका है। 24 घंटों में करीब 12 इंच पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हुआ है। सड़कें ज़ेर-ए-आब है। रिहायशी इलाके झील में तब्दील हो चुके हैं। अवाम को सख्त दिक्कतों का सामना है। लोग घरों तक बंद होकर रह चुके हैं। सड़कें, नदी नाले और रिहायशी इलाके सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं।
अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के मामले पर सेनेट में इस फैसले पर बाइडन इंतजामिया की गोशमाली हो रही है। बाइडन इंतजामिया भले ही अपने इस फैसले का दिफा कर रहा है, लेकिन अब कलई खुलती मालूम हो रही है। मुल्क की आला तरीन फौजी क़यादत का कहना है कि उसने सदर को अफगानिस्तान में कम से कम 2500 फौजी जवान को तैनात रखने का मशवरा दिया था। सेनेट की कमेटी बराए मुसल्लह अफवाज ने इनखला और काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के मुतल्लिक़ जनरल मार्ले मले और जनरल फ्रैंक मैगज़नी से सवालात किए। ख्याल रहे कि अमरीकी पार्लियामेंट में अफगानिस्तान से फौज के इनखला पर आला हुकाम और फौजी क़यादत को सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। इनखला के इस ऑपरेशन के दौरान 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट के गेट पर एक खुदकुश हमले में 182 अफराद हलाक हो गए थे। आलमी उमूर के माहिर मुहिबुल हक साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका मुहिबुल हक साहब। जो फैसला बाइडन ने लिया और अब जो है उसका तनकीद का सामना उनको अपने घर में ही करना पड़ रहा है। उनके आला तरीन जो फौजी अफसरान हैं वो तनकीद कर रहे हैं बाइडन के फैसले की। देखिए, एक ऐसा मामला है जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता। यानी मिलिट्री कमांडर अगर ये कहते हैं कि हमने ये मशवरा दिया और प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि आई कैन नॉट रिकॉल, मुझे कोई ऐसी बात याद नहीं आती, तो जाहिर सी बात है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का टकराव साफ जाहिर होता है जी। और इससे ये पता चलता है कि ये जो विड्रॉल था, ट्रम्प के जमाने में ही बात ऐलान कर दिया गया था, ये जो विड्रॉल था, इस विड्रॉल में कम अज कम इतना जरूर कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा कंसेंसस अमेरिका में ही नजर नहीं आता। और दूसरी बात यह है कि देखिए जो रिपरकशंस हैं, यानी बतौर खास जो इंटरनेशनल सतह पे अमेरिका का क्रिटिसिज्म हो रहा है कि जिस तरह से विड्रॉल किया और जो लोगों को परेशानियां हुई, वो लोग जो अमेरिका के लिए काम कर रहे थे वहाँ पे, उन लोगों को जो परेशानियां झेलनी पड़ी, काबुल एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, उन तमाम चीजों को मिटिगेट करने के लिए और उसको जिस तरह से क्रिटिसाइज किया गया है उसको मिटिगेट करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। जी मुहिबुल हक साहब, इसको आप किस तरह से देखें, क्योंकि एक तरफ जिस तरह से जो बाइडन का कहना है कि अरसों से चला आ रहा है ये जो पूरा जंग था, इसका कोई अब जो है नतीजा भी नहीं था और आगे चलता ही जाता इस तरह से, ऐसे में ये फैसला लेना सही था। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के जो है मिलिट्री हाई कमांड ये कहते हैं कि नहीं, अभी भी जो है वहाँ पर फौज रखनी चाहिए थी। तो क्या वाकई जल्दबाजी में जो बाइडन ने ये फैसला लिया? मैं ये समझता हूँ कि जो बाइडन ने एक अच्छा फैसला लिया, अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छा फैसला है। इसलिए देखिए अमेरिकन कैजुअलिटीज भी हो रही थी और यकीनन वहाँ पे कोई ऐसा हदफ नहीं रह गया था, कोई ऐसा मकसद नहीं रह गया था जिसे वो हासिल करते। जहाँ तक उनका मकसद था वो तालिबान को वहाँ से खत्म नहीं कर सकते थे, वो ये भी जानते हैं। 20 साल तक मुसलसल वहाँ इंगेज रहे, बल्कि 42 साल तक अमेरिका वहाँ इंगेज रहा, पहले तो प्रॉक्सी के तौर पर और बाद में ओपनली इंटरवेंशन इस स्टेट के तौर पर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिलिट्री है, यानी मिलिट्री बेसिस जो अमेरिका को बनाने का शौक है और मिलिट्री कमांडर्स जो मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टेड रहते हैं, उनके इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहते हैं। ये बहुत ही मिलिटरिस्ट काइंड ऑफ फॉरेन पॉलिसी होती है जो बहुत अच्छी नहीं होती। तो मैं ये समझता हूँ कि एक वाइज डिसीजन था। अब उसमें विड्रॉल में 1 हफ्ता 10 दिन देर करने से भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये अफरा तफरी जो आपने देखा काबुल एयरपोर्ट पर, ये उस वक्त भी होती जब आखिरी अमेरिकन सोल्जर वहाँ से निकल रहा होता जी। तो ये 1 हफ्ता 10 दिन या कुछ और दिन रखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता था, इसलिए कि 2500 अमेरिकी फौजियों की मदद से आप किसी एक बेस की तो हिफाजत कर सकते थे, पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल या पूरे काबुल पे कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। जी मुहिबुल हक साहब, अब यूएस के क्या कंसर्न्स रहते हैं अफगानिस्तान के हवाले से? क्या कुछ इंटरेस्ट जो यूएस अभी भी जो है कनेक्ट रहने की कोशिश करेगा, मुदाखलत की कोशिश करेगा अफगानिस्तान में? देखिए यूएसए का भी पूरा जो फोकस है वो साउथ चाइना सी है और वो चाइना सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी हो गई है। यानी उनकी जो भी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी, जो भी मिलिट्री इंटरवेंशन है, जो भी मिलिट्री इंगेजमेंट है, उसमें वो अमेरिका के खिलाफ, चाइना के खिलाफ हलीफ ममालिक बनाना चाहते हैं, जिसमें हिंदुस्तान को भी शामिल करना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है उनका पूरा कंसंट्रेशन चाइना है और अफगानिस्तान और चाइना को जब वो कंपेयर करते हैं तो सोवियत यूनियन चूंकि मौजूद नहीं रहा, इसलिए जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन थी अफगानिस्तान की, जो स्ट्रेटेजिक अहमियत थी अफगानिस्तान की, वो खत्म हो चुकी है। ऐसी हालत में वो पूरा कंसंट्रेशन अब चाइना पे करेंगे और अफगानिस्तान में प्रॉक्सी के तौर पर, यानी अपने हलीफ ममालिक के जरिया या मुख्तलिफ जो ग्रुप्स होते हैं जिसे नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं विद इन अफगानिस्तान,
उनके जरिए किसी ना किसी तरह का कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे ताकि चाइना और रशिया का इन्फ्लुएंस अगर वहाँ पे बढ़ता है तो उसे काउंटर किया जा सके। जी, मुहिबुल हक साहब, क्या ये माने कि यूएस ने जब ये फैसला लिया इनखला का, उस वक्त ये फिगर आउट नहीं किया था कि चाइना और रशिया का इस तरह का सपोर्ट रहेगा तालिबान को, कि जो अब इस तरह के बयान जो है यूएस से सामने आ रहे हैं? देखिए, यूएसए कितना अहम पावर है पूरी दुनिया में, सबसे ताकतवर मुल्क है, जिसे कहते हैं माइटीएस्ट पावर ऑन अर्थ। तो ऐसी हालत में हमें ये समझने लगे कि जो इंटेलिजेंस इनपुट होंगे, जो उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स होंगे, उन लोगों ने यकीनन पॉइंट आउट किया होगा। और मैं ये समझता हूँ कि वो 42 साल की एंगेजमेंट के बाद अफगानिस्तान ये समझ चुके हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है, एक ऐसा दलदल है जिसमें चाइना और रशिया अगर फंसते हैं तो फंस जाए। जी। उस दलदल से अमेरिका खुद बाहर निकल गया और शायद अमेरिका ने ये सोचा कि एक ऐसा दलदल है जिसमें जो भी मुल्क आएंगे, अब तक तारीख भी यही बताती है कि वो फंस जाएंगे। जी। लेकिन जाहिर सी बात है, चाइना का वो एंगेजमेंट नहीं है। चाइना वहाँ पे इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट करना चाहता है। चाइना उसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी हालत में चाइना को उसका फायदा होगा, नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा चाइना को। जाहिर सी बात है, मिलिट्री इंटरवेंशन जो कंट्रीज करती हैं वो अफगानिस्तान में कामयाब नहीं रह पाती। क्या पाकिस्तान को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा? चाइना तो नहीं उठाएगा नुकसान इस हवाले से, न रशिया उठाएगा, पर क्या कुछ ना कुछ इसके बैकड्रॉप जो है वो पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलेंगे? ये जरूर मिलेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की जो ISI है उसको हमेशा तालिबान से जोड़ा जाता है। अगर तालिबान की तरफ कोई भी इस तरह की हरकत होती है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी बर्दाश्त नहीं करती या इंटरनेशनल कम्युनिटी के खिलाफ जाती है, तो उसमें तालिबान को, पाकिस्तान को ब्लेम शेयर करना पड़ेगा। जी। नंबर 2, पाकिस्तान का बैकयार्ड है अफगानिस्तान। जी। और अगर अफगानिस्तान में इस तरह की फोर्सेज इमर्ज करती हैं तो उसका इम्पैक्ट, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो इम्बोल्डन होगा विद इन पाकिस्तान, और उसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। जी। और एक टेररिज्म में हमेशा एक थ्योरी होती है जिसे कहते हैं थ्योरी ऑफ ब्लो बैक, यानी अगर आपने कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट किया है तो वो फिर वापस आपके पास आता है। जी। तो ये चैलेंजेस पाकिस्तान के सामने यकीनन रहेंगे। बिल्कुल। मुहिबुल हक साहब, आपका बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी कालीकट एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। केरल के कोझिकोड और मलप्पुरम में पार्टी लीडरान से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में राहुल गांधी शिरकत करेंगे। केरल पहुंच गए हैं राहुल गांधी, केरल एयरपोर्ट पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। लीडरान से मुलाकात करने जा रहे हैं राहुल गांधी। वहीं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी राहुल गांधी शिरकत करने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राहुल गांधी केरल पहुंच चुके हैं। वहीं कोझिकोड और मलप्पुरम में पार्टी लीडरान से राहुल गांधी की मुलाकात होनी है। इसके अलावा उनके शेड्यूल में कई प्रोग्रामों में शिरकत करना भी है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में राहुल गांधी शिरकत करेंगे केरल में। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पंजाब में कांग्रेस का एक मसला हल होता नहीं कि दूसरा सर उठा लेता है। कैप्टन और सिद्धू के बीच खींचतान खत्म हुआ तो क़यादत का मामला हल होता नजर आया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के PCC सदर के ओहदे से अचानक मुस्तफी होने से एक बार फिर रियासत की सियासत में हलचल मची है। सिद्धू ने इस्तीफा क्यों दिया, ये बात अभी साफ नहीं हो सकी है। सिद्धू को मनाने की कोशिशें की जा रही है। कयास ये किया जा रहा है कि वो नए वज़ीर-ए-आला चरणजीत चन्नी के जरिए काबीना में की गई तब्दीलियों से नाराज है। इस बीच बहरान को हल करने के लिए कांग्रेस लीडर हरीश रावत आज चंडीगढ़ जा सकते हैं। उधर कांग्रेस में जारी घमासान पर पंजाब बीजेपी ने निशाना साधा है। पंजाब बीजेपी के तर्जुमान वसीम राजा ने नवजोत सिंह सिद्धू को मफाद परस्त बताया है और साथ ही पंजाब के अवाम को लेकर फिक्रमंदी का इजहार भी किया है। गांधी जी को ये ज्ञान नहीं था, शायद उनके राजनीतिक अनुभव की कमी थी,
कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को पहचान नहीं पाए। नवजोत सिंह सिद्धू एक बिन पेंदा के लोटा है। नवजोत सिंह सिद्धू चाहे वो क्रिकेट में रहे हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में रहे हों, चाहे अन्य पार्टियों में जाने का प्रयास करते रहे हों, उन्होंने शुरू से ही अपने हितों की रक्षा की बात की, अपने पर्सनल वफाद की बात करते आए, अपने पर्सनल विचारों की राजनीति करते आए, लेकिन उसमें नाम पंजाब का यूज किया, पंजाब की बात करते रहे, लेकिन असल मायने में उनकी सोच पंजाब के लिए नहीं, खुद पर्सनल अपने व्यक्तिगत सोच है, जो आज स्पष्ट दिख गया। क्योंकि राहुल गांधी से और नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने आपस में मिलकर पंजाब का सारा सिस्टम बदलने के बाद आज फिर इस्तीफों का दौर शुरू हो गया। इससे ये स्पष्ट है कि जैसा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के हाथों में ना तो कांग्रेस सुरक्षित है, ना ही पंजाब सुरक्षित है। इस पर गहन चिंता करने की जरूरत है। कांग्रेस में जारी घमासान के बीच आज दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल का 2 रोज़ा पंजाब दौरा शुरू होगा। अगले साल होने वाले पंजाब असेंबली इंतखाबात के हवाले से आम आदमी पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लुधियाना में दुकानदारों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे और 30 सितंबर को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इससे पहले 26 अगस्त को केजरीवाल ने पंजाब के गुरदासपुर में वाक़ गांव पहुंचकर साबिक वजीर और अकाली दल के लीडर मुलाकात की थी और उन्हें पार्टी में शामिल किया था। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मिशन 2022 के हवाले से यूपी के 5 रोजा दौरे पर है। आज दौरे का तीसरा दिन है। आज प्रियंका गांधी पार्टी कारकुनों और ओहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगी और आइंदा इंतखाबात के हवाले से रोड मैप तैयार करेंगी। ज़राए के मुताबिक मेरठ में प्रियंका गांधी अवामी जलसे से खिताब करेंगी और ज़र क़वानीन के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत करेंगी। लखनऊ से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, प्रियंका गांधी के आज के शेड्यूल के हवाले से तफसीलात बताएं। बिल्कुल, देखिए, प्रियंका गांधी 5 दिनों के अपने यूपी के दौरे पर हैं। 2 दिनों से वो लखनऊ में हैं और कई जिलों में उनके जाने की भी खबरें हैं। लेकिन कल और परसों पिछले 2 दिनों में प्रियंका गांधी ने अपने लखनऊ के कॉल हाउस में ही रहकर जो तमाम बड़ी मीटिंग्स हैं उनको किया है। और ये जान लीजिए कि शेड्यूल इतना हैट्रिक है कि प्रियंका गांधी अभी तक पार्टी कार्यालय पर भी नहीं गई हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी 3 इम्पोर्टेंट इशू हैं जिन पर जो है वो डिस्कशन कर रही हैं पार्टी के बड़े नेताओं से। उनमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो ये है कि पार्टी से जो बड़े नेता लगातार पार्टी को छोड़ रहे हैं उनको कैसे जो है वो पार्टी में रोक कर रखा जाए, क्योंकि पंजाब के इंसिडेंट्स के बाद से यूपी के लिए जो है वो कांग्रेस की मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में जितिन प्रसाद ने जिस तरह से पार्टी को छोड़ा था, उन्हें बीजेपी ने कैचअप किया, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया यूपी गवर्नमेंट में। उसके बाद पूर्वांचल में एक ललितेश पति त्रिपाठी, जिनका पूरा परिवार कई पीढ़ियां कांग्रेस की रही हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। क्योंकि प्रियंका गांधी के दौरे में ललितेश पति त्रिपाठी ताई की तरह साथ में चलते थे, तो उनका पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किलें लेकर आया है। तो कांग्रेस के दिल में ये डर है कि कहीं जो है वो दूसरे और नेता भी जो है वो कांग्रेस से दूर ना हो जाए, इसके लिए प्रियंका गांधी लगातार बैठक कर रही है। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि कांग्रेस पहली फुर्सत में 100 प्रत्याशियों की यानी कि 100 कैंडिडेट की लिस्ट पर भी मंथन कर रही है कि जो यूपी के असेंबली इलेक्शन होने हैं उसके लिए पहली फुर्सत में कम से कम 100 सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को उतारे और उन प्रत्याशियों को उतारे जो चुनावों तक कांग्रेस के साथ रहे, उनके लिए मजबूती से चुनाव लड़ें। क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास अभी महज 5 विधायक थे, उनमें से एक अदिति सिंह जो है वो भी कांग्रेस को छोड़ चुकी हैं। पश्चिम में इमरान मसूद का नाम चल रहा है कि वो भी कांग्रेस। तो प्रियंका गांधी जो है पूरी कोशिश कर रही है कि जो दीगर रियासतों में कांग्रेस का हाल हो रहा है वो यूपी में न हो, और खासतौर से जब चुनाव इतने नजदीक है तो तैयारियां जो है जारी है। शबाब है, शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। नाज़रीन, एक बार फिर आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस का एक मसला हल नहीं होता कि दूसरा सर उठा लेता है। कैप्टन और सिद्धू के बीच खींचतान खत्म हुआ तो क़यादत का मामला हल होता नजर आया, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के पीसीसी सदर के ओहदे से अचानक मुस्तफ़ी होने से एक बार फिर रियासत की सियासत में हलचल मची हुई है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रोहित बंसल जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या वजह अब साफ हो पाई है कि क्यों नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया?
सिद्धू के इस्तीफे की बात की जाए तो पंजाब में एक बड़ा ब्लास्ट हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कल का वो दिन बेहद अहम दिन था, क्योंकि कल का दिन वो दिन था जब पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने अपने ओहदे ग्रहण करने थे। लेकिन ठीक उसी समय जब वो अपना चार्जेस लेने वाले थे करीब 3 बजे, तो ठीक उसी समय नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा इस्तीफे दिए जाते हैं। और इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू के बाद रजिया सुल्ताना, जो पंजाब की अकेली मुस्लिम महिला मंत्री थी, उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया। और रजिया सुल्ताना के जो पति है वो नवजोत सिंह सिद्धू के प्रमुख सलाहकार है, जिनका नाम मोहम्मद मुस्तफा है। तो वो मोहम्मद मुस्तफा और रजिया सुल्ताना जैसे ही मिलने जाते हैं तो उनके द्वारा भी अपने कैबिनेट के पद से इस्तीफा दे दिया गया। और इसके अलावा जो कैशियर थे उनके, जो उनके खजांची थे, उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया है। और इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी डिंगरा है जो पंजाब कांग्रेस के, उनके द्वारा भी इस्तीफा दे दिया गया। तो एक के बाद एक इस्तीफे का दौर लगातार जारी है और अभी तक 4 लोग बहुत अहम ओहदों से इस्तीफा दे चुके हैं। और पंजाब में अगर नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की बात की जाए तो पंजाब में पिछली बार जब सरकार थी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार थी, तो नवजोत सिंह सिद्धू लगातार इल्जाम लगाते आ रहे थे कि 75-25 की रेशो से सरकार चल रही है। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, चरणजीत सिंह चन्नी बन चुके, तो नवजोत सिंह सिद्धू की मर्जी से पंजाब के डीजीपी, चरणजीत चन्नी जो है नवजोत सिंह सिद्धू के ही करीबी माने जाते थे। बेहद शुक्रिया रोहित तमाम तफसीलात के लिए। नाज़रीन, आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।